तो आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, दिमाग लगाना है हमें। सिंपल चीज़ से शुरू करेंगे और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। एकदम बेसिक पे स्टिक रहना है कि किस टाइप का जो भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए, वो अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे तो क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिमाग में रखना है, तो डरने की बात नहीं है, बस अटेंशन दे करके। तो आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई, मतलब ये समझ लो तुम्हारा IQ लेवल बहुत ही सही है, मतलब दिमाग ठिकाने है समझ लो अगर आज की क्लास समझ में आ गई तो। ब्रेन टीजर चैलेंज के फॉर्म में लो, और चैलेंज के फॉर्म में इतना भी नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ ही नहीं रहे। हाँ हाँ बोल रहे हैं, समझना इंपॉर्टेंट है ना। भले ही 10 बार समझाने के बाद समझ में आए, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो बी ऑनेस्ट, और कुछ भी चीज़ ज़रा भी स्लिप हो तो क्वेश्चन करना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो होती है जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे महसूस करता है। तो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखनी है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। तो बाय कन्वेंशन ये तो पता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की साइड होगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम इंटरेस्टेड है अभी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैप्ट एट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी जो फोर्स लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। यूनिट यानी कि 1, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज मतलब कि वो इमेजिनरी चार्ज है नहीं असलियत में। तो हमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज है, तो उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता इसकी वजह से, वो होता k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू क्यू, दूसरा क्यू तो 1 ही है, तो इसलिए के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और बाय डेफिनेशन ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। बाय डेफिनेशन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, नोट कर लो इसको। अगर वेक्टोरिकली हमसे पूछा जाता है कि बताओ वेक्टोरिकली लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये x वेक्टर के अलोंग है। x वेक्टर हमने यहां से उस तरफ लिया है, तो इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज k क्यू 1 लिखेंगे नहीं है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन x के अलोंग है ना। पॉजिटिव टेस्ट, ये पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है ना एक्स वेक्टर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो छोटा सा। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point A, at a point A, at a point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, 2 at point A, 0, 1, 2, due to a point charge -20 microcoulomb, due to a point charge -20 microcoulomb situated at point P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं √2, 0, 1, सिचुएटेड एट पॉइंट P, √2, 0, 1।
क्या है सिचुएशन, पॉइंट पी पर चार्ज रखा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं √2, 0, 1 और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है -20 माइक्रोकूलम। और कहाँ निकालनी है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ए पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 2। अब तुम अपने जजमेंट से बताओ ए पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी तरफ या इसके अपोजिट, है ना, पी की तरफ होगा, मतलब ये वाले वेक्टर को अपन एक्स वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज के क्यू, ये क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और डायरेक्शन एक्स कैप की तरफ, या वेक्टोरिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। आंसर लिखते हैं डायरेक्टली, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू होती है, मतलब दी हुई है, अच्छा ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन तो पहले ही सोच लिया हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁻6। और एक्स वेक्टर क्या है, ये एक्स वेक्टर है, तो फाइनल पॉइंट इज दिस एंड इनिशियल पॉइंट इज दिस, सो √2 - 0 आई कैप, ठीक है, 0 - 1 जे कैप यानी माइनस जे कैप एंड 1 - 2 माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज 4 का रूट यानी कि 2 क्यूब इज 8, तो ये आंसर हो गया। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। आया ये समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट्स पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -√2, 0, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं √2, 0, और यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर और एक यहाँ पर, दिस इज पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2√2, 0, और ये पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, √2। तो इन दो चार्जेस की वजह से हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, ये बताना। इसको सॉल्व करो।
तो सबसे पहले पॉइंट सी पर दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। ए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सी पर, अवे फ्रॉम इट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो लेट्स से इसको लिख देते हैं ई ए इस तरफ, और इस बी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इट होगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ई बी इस तरफ। अच्छा, ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, इसका या इसका? बी का, क्योंकि ये पास है इसके ना, डिस्टेंस कम। सो क्लियरली द आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ई बी माइनस ई ए टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये आंसर है। तो ई बी लिख देते हैं, ई बी इज के, क्यू कितना है, अब मैग्नीट्यूड ही लिखना है हमें क्योंकि डायरेक्शन तो जज कर ही चुके हैं। सो 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये √2 और ये 2√2। सो दिस डिस्टेंस इज 2√2 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट √2 फ्रॉम इट। तो ये कितना बचा, 2√2 माइनस √2 इज √2। ये समझ, ये जज कर पा रहे? तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस ई ए। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये √2 है और ये 2√2 है, तो ये ओवरऑल 3√2 हो जाएगी। दिस इज के, मैग्नीट्यूड तो वही है चार्ज का, 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 3√2 का स्क्वायर इस तरफ ओवरऑल। इसको सॉल्व कर देंगे, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। तो के कॉमन, 2 माइक्रो भी कॉमन, अंदर बचा 1/4 माइनस 1/8, नॉट 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो 18 ये हो गया। सो के होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 तो 2 ही होता है, माइक्रो यानी कि 10 टू द पावर -6। इसके साथ ब्रैकेट में यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 अगर बाहर आ गया तो ये बच गया 1/2 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 3 बन गए, और 1/2 माइनस 1/9 एलसीएम ले लिया, तो 9 - 2 7, 7/18, और ये थोड़ा सा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो फाइनली इट इज 7/2, 10 टू द पावर 3 को किलो लिख देते हैं, तो किलो न्यूटन पर कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है। अब डी पर देख लेते हैं। डी पर एकदम अपोजिट नहीं, जैसे यहां तो अपोजिट था इसलिए डायरेक्टली माइनस कर दिया, वहां पर वेक्टर सम देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, यहां से जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इसकी है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, बस डायरेक्शन देखना है। तो लेट्स से इसकी वजह से मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरफ होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, और इसकी वजह से इस तरफ होगा, और ये दोनों होंगे बराबर, पक्का ये दोनों बराबर होंगे। लेट्स से दिस इज ई, दिस इज ऑल्सो ई। तो इफेक्टिवली अगर इसके कंपोनेंट ले तो ये वाला, और ये इसका कंपोनेंट ले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इसको हटाओ एक मिनट, इधर लिखो d.0, √2। तो एक कंपोनेंट, लेट्स से इसको थीटा बोल दिया फिलहाल के लिए, तो ये हो गया e cos थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा सिमेट्री से, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो द फाइनल आंसर इज 2e cos थीटा राइट हैंड साइड। तो अब 1 by 1 e को निकाल लेते हैं, cos थीटा को निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, ठीक है। यहां सॉल्व करते हैं, तो 2 तो 2 ही है, ई को देख लेते हैं। ई किसी की वजह से भी, एक की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, ये है भाई डिस्टेंस ऑफ, सो दिस इज √2, दिस इज √2, ये √2 है, ये √2 है, तो ये कितना होगा 2, सो 2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या cos थीटा, cos थीटा के लिए अगर ये एंगल थीटा है
समझना। तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा बिकॉज दिस इज थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा एंड हेंस दिस इज थीटा। तो थीटा आइडेंटिफाई कर लिया हमने यहाँ पे। सो थीटा हमें कॉस थीटा लिखना है, तो इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज √2/2। और दूसरे निगाहों से ऐसे देखो तो ये वाला और ये वाला साइड बराबर है, तो ये 45 डिग्री होगा। सो cos 45 डिग्री इज 1/√2। सो दिस इज आवर आंसर। इसको सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, एक 2 से एक 2 कट गया, एक 2 से ये 2 कट गया। सो 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइक्रो यानी कि 10⁻6 डिवाइडेड बाय √2 इन द x डायरेक्शन। ये आंसर होगा। ना इसमें अपन को परिपक्व होना है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज जरूरी नहीं है कि हमारे सामने जितने भी चार्जेस आए वो पॉइंट चार्ज ही हो, एक बल्क चार्ज भी हो सकता है। तो हम थोड़े सिंपल केसेस देखेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। लिख लिया। तो एक सिंपल केस देखते हैं, तो सिंपल नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। तो इमेजिन करो, अब हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है बट एक रिंग के शेप का चार्ज है। ये एक रिंग है जिसकी रेडियस r है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी पेरीफेरी पर, दैट इज चार्ज q। तो इसके सेंटर पर है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो ये सोचना है हमें। हमने क्या पढ़ा है, हमने मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन पढ़ा है वो तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, बट यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस है। ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी है, सब है ना, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस है। तो किसी एक चार्ज को पकड़ो यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ, और इसके काउंटर में एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज और होगा जो इस तरफ दे रहा होगा। ऐसे हर पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इफेक्टिवली सेंटर पर फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0। ये बात क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये E इस E के बराबर होगा, कैसे तय किया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये चार्ज जितना है ये चार्ज भी उतना ही है। ओवरऑल यहां से यहां तक Q है, लेकिन ये छोटा सा जो चार्ज है उतना ही ये छोटा सा चार्ज है, और डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों से आ रहा है, तो E बराबर होगा इस वजह से। तो ये सिंपल केस हमें देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, 0। अभी इस पॉइंट को अपन यहां पर होल्ड करते हैं और एक और दिमाग में क्वेश्चन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लिखते जाओ साथ में। तो इमेजिन करो इस रिंग की एक्सिस पे कोई पूछ ले कि भाई फील्ड क्या होगी, ये एक्सिस है। अगर मैं इसका ऐसे साइड व्यू बनाऊं, ऐसे मतलब इनटू द प्लेन, तो ये एक्सिस है, और कोई पूछे कि भाई बताओ एक्सिस पे क्या होगी, तो एक्सिस पे 0 होगी क्या। ऐसे कॉमन सेंस से सोचो सबसे पहले तो
कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा आराम सोचो उसमें दिक्कत क्या है। जैसे ये मैंने बनाया ऐसे ऐसे, कुछ बना के देख लो। तो चलो सोचते हैं, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। इसकी वजह से किस तरफ होगी? इसके डायमेट्रिक अपोजिट इधर होगी क्या? नहीं, इधर होगी। ऐसे इसकी वजह से इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। तो इफेक्टिवली जीरो तो नहीं होगी, काउंटर तो कर ही नहीं रहे, गुच्छे की तरह उधर निकल रही है ये। मतलब ये कह सकते हैं कि इस तरफ होगी। ये बात समझ में आ रही है? लगा पा रहे हो इतना दिमाग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ये बात तो हम सिमेट्री से कह सकते हैं। जीरो तो नहीं होगी भाई। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि यहां पर और यहां पर कंपेयर करने के लिए कोई बोल दे तो यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी? यहां ज्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि पास है चार्ज से। तो क्लियरली अभी बस इतना हमें याद रखना है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे तो जीरो होगी, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन एक्सिस पे जीरो नहीं होगी, एक्सिस पे एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगी। और एक्सिस के पास अगर पॉइंट है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और थोड़े दूर चले जाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अच्छा देखो, अब एक छोटा सा मैं पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं कि लेट्स से हम इसका वेरिएशन देखते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते हैं। इसको हम डेराइव करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी है ये। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगना पड़ेगा, देखते हैं मतलब उसको बाद में। बस अभी एक पॉइंट पे स्ट्रेस करो। लेट्स से मैं प्लॉट कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां से नापना शुरू की है, दिस इज जीरो, और एक्स ऐसे में बढ़ता जा रहा है, दिस इज द एक्सियल डिस्टेंस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहां पे जीरो है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। तो ठीक है, यहां पे जीरो होगी। फिर मैंने दो तुम्हें पॉइंट दिए यहां पर कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहां पर बी है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? कॉमन सेंस से ए पर। तो मान लो सपोज कुछ इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पर उससे कम है, तो लेट्स से कुछ इतनी है। अच्छा, इनफाइनाइट पे कितनी होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। जब एक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी। मतलब इन्फिनिटी पे ये क्या हो रही है? जीरो को अप्रोच कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो जीरो से शुरू हो रहा है और ऑफकोर्स यहां पे पहुंचना तो बढ़ना पड़ेगा, तो बढ़ रहा है, और फिर नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे भी उतर रहा है, तो फिर नीचे उतर रहा है और फिर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच हो जा रहा है। क्या ये बात को समझ पा रहे हो? आर गेटिंग दिस? जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। ए पॉइंट पर बी पॉइंट से ज्यादा है, ये हमें इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है। इसका मतलब बढ़ेगा और फिर घटना ही पड़ेगा क्योंकि भाई कम हो रही है, वो फाइनली तो जीरो को अप्रोच हो जा रही है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो अगर इस टाइप का ग्राफ है तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट है एक्स पे जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है हमें। एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा, यहां पे तो जीरो है, बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन ने कुछ भी नहीं देखा है, ये एकदम इंट्यूटिवली सोच रहे हैं अपन, ठीक है? तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां पर मैक्सिमम, यहीं पे लिख देता हूं, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है हमें एक ऐसे एक्स के लिए जो कि अभी हमें पता नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे उसको कभी। अच्छा, अगर इस तरफ हम प्लॉट करते तो क्या होता? एक्स के नेगेटिव साइड में जाते तो क्या होता? ऐसी ही कहानी वहां भी बनती, ठीक है? तो अगर कोई कहे कि इस तरफ भी ग्राफ बनाओ, चलो, तो कैसे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वेक्टोरिकली है,
तो इधर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस एक्स में, तो प्लस आना चाहिए। और इस तरफ डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस एक्स में। अच्छा, जो हमने माना है ऑफ कोर्स वो क्यू को पॉजिटिव माना है, नहीं तो सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा फिर, है ना। तो इस तरफ नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे ही सिमेट्रिकली ऐसे बन जाएगा इधर, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, बट एग्जैक्टली इतना ही बड़ा टीला बनेगा बट नेगेटिव साइड में, और फिर ऐसे हो जाएगा। क्या इस ग्राफ को याद रख पा रहे हो? तो इसको अच्छे से बनाओ, इस ग्राफ को। मैं इस ग्राफ को बनाते हैं अपन। मैथमेटिकली अभी अपन ने कुछ नहीं देखा है, बट इंट्यूटिवली देख रहे हैं कि वेरी कैसी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली भी देखेंगे बहुत ज्यादा। तो ये रिंग है ना, साइड व्यू देख रहे हैं हम इसका, ये इसकी एक्सिस है, और हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एक्सिस पे तो 0 है, बढ़ेगी, मैक्सिमम पहुंचेगी, उतर के इंफिनिटी पे 0 को अप्रोच कर जाएगी। नेगेटिव साइड में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ग्राफ हमें याद रहना चाहिए। इस पॉइंट पर यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, इसको बोल देते हैं कुछ x0, और बाय सिमेट्री ये पॉजिटिव में जितना x0 है उतना ये नेगेटिव में x0 रहेगा, सो दिस इज माइनस x0, और ये नेगेटिव ऑफ E मैक्सिमम। तो अब हमारा टास्क जो है वो है कि इस E मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करना, इस x0 की वैल्यू कैलकुलेट करना, और एक रैंडम x के लिए इस E की वैल्यू कैलकुलेट करना कि कोई रैंडम x पर E की वैल्यू क्या है। डायरेक्शन तो समझ में आ ही गया है किस तरफ है। तो ये अब हम थोड़ी सी जगह छोड़ के कैलकुलेट करेंगे, और यहां पे तुम मार्क करना फिर, ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं, कुछ तकनीक लगाते हैं। तो सेंटर से x दूरी पर हमने एक पॉइंट मान लिया यहां पर, ठीक है, और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इंट्यूशन से हम समझ चुके हैं कि उसका जो डायरेक्शन फाइनली आएगा वो इस तरफ आएगा, लेकिन हम जानते तो फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए, ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, तो हम एक किसी पॉइंट चार्ज को पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो ये एक छोटा सा चार्ज है, इसको बोल देते हैं dq। लेट्स टेक इनटू अकाउंट नाउ डिफरेंशियल एलिमेंट dq। तो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको बोल देते हैं dE। अच्छा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक वो dq मौजूद होगा, उसकी वजह से भी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो dE के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सर्कल ऐसा है, ये सर्कल ऐसा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सिमेट्रिक होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सिमेट्रिक होंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इन दो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो इफेक्टिव इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2dE cos थीटा। तो इधर कितनी होगी, 2dE cos थीटा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट दीज टू एलिमेंट्स।
केवल 2 पॉइंट्स की वजह से ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन 2 पॉइंट्स को हम अगर वेरी करा दें डिफरेंशियल एलिमेंट में, समझ लो, तो अगला पॉइंट जैसे थोड़ा सा वेरी कराया है, तो यहां पे ये पॉइंट आया, फिर ये आएगा, फिर थोड़ा और वेरी कराया तो ये आया, फिर ये आया, फिर थोड़ा और वेरी कराया ये आया, ये, तो पूरी रिंग कहां तक कवर हो जाएगी, जब हम यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाएंगे और सिमेट्रिकली दूसरा पॉइंट भी यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसे देखें साइड से, तो हमने कलेक्टिवली सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स उठाए हैं और इसको बोल दिया है कि लाइक से दिस एंगल इज, जैसे जैसे बढ़ेगा ये एंगल थीटा है। तो थीटा कितना कवर कर रहे हैं हम लिमिट्स के लिए, थीटा कितना कवर करेंगे पूरी रिंग कवर हो जाए, 360 डिग्री करेंगे अगर, तो देखना अगर यहां से यहां कवर किया तो देखना ऐसे ये वाला पॉइंट लिया तो ये भी आ गया, ये लिया तो ये भी आ गया, तो यहीं तक कवर करेंगे थीटा को, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एट ए टाइम हम 2 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर एक को कंसीडर कर रहे होते तब 360 डिग्री घूमना पड़ता, 2 को कर रहे हैं तो 180 डिग्री। यानी लिमिट्स क्या लगाएंगे थीटा की हम, 0 से लेके 180 डिग्री। इस बात को समझ पा रहे हो? तो यहां पे जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे और हमने इन दोनों को कंसीडर कर लिया, तो 2 ऑटोमेटिकली इसलिए आया क्योंकि 2 को कंसीडर किया है। अगर एक को कंसीडर करते तो एक ही आता है यहां पे, फिर लिमिट 0 से 360 डिग्री जाती, लेकिन अब लिमिट जाएंगी 0 से लेके 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है उसको हमें ऐसे लिख देना चाहिए, इंटीग्रेशन 2DE cos थीटा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 180 डिग्री, पाई रेडियन या 180 डिग्री। ये लिमिट्स का फंडा समझ में आया? लिमिट्स का फंडा 0 से 360 डिग्री क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एट ए टाइम हम 2 को घुमाते हुए चल रहे हैं, तो जब एक साइड हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम एक को 180 डिग्री घुमा देंगे तो दूसरा भी कैरी हो जाएगा वहां तक, ठीक है। अब आगे बात यहां तक। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है कि ये वेरिएबल थीटा है, ये वेरिएबल ई है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। तो डी तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, डी क्या है, इस पॉइंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी लिख देते हैं। तो के डी क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, दिख ही रहा है, अगर ये रेडियस आर है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और इसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, सो इट इज 0 से लेके पाई 2DE इज नाउ के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, एक बात जो मैंने गलत प्रेजेंट कर दी, कॉस थीटा वेरिएबल थोड़ी है, वो तो फिक्स्ड है। क्यों? इस ट्राइंगल को देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो थीटा कॉस थीटा तो दिख ही रहा है, इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल है वो, बट इट डिपेंड्स ऑन एक्स, तो यहां पे जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है वो अपने आप आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इस cos थीटा के वेरिएबल को हम x में उतार सकते हैं बहुत आसानी से। सो cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज, इफ दिस इज थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये किया हमने, तो ये क्या आ गया, 0 से लेके पाई, कांस्टेंट चीजें बाहर ले लो, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट नहीं है बट x में वेरिएबल है तो उसको बाहर नहीं ले सकते, सो 2k बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा इज x अपॉन रूट ऑफ दिस थिंग। तो एक तो पावर 1 है और एक पावर जो है वो हाफ है, तो वो रूट 3/2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखो,
सो फाइनली व्हाट इट इज 2k। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है इसका। तो x कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर केस के लिए, x तो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? वैसे तो वेरिएबल है, हम उसके फंक्शन की तरह देखना चाहते हैं उसे कि अगला x होगा तो क्या होगा, अगला x होगा तो क्या होगा। बट ये dq से तो इंडिपेंडेंट है ना। dq का चार्ज का क्या लेना देना कि x तुमने यहां पे लिया है या यहां लिया है या यहां लिया है। इंटीग्रेशन अपन को dq में करना है। तो इस फ्रेम के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के तौर पे देखा जाए तो dq से तो इंडिपेंडेंट है x, तो उसको बाहर ले सकते हैं। मतलब समझो इस बात को, जैसे हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था कि जैसे ये रॉड है और इसका पॉइंट चार्ज से दूरी लेके कुछ निकालना था, हमें फोर्स निकालना था। तो हमने x यहां से कंसीडर किया था, ठीक है, इसको dx माना था। तो ये dx इस चार्ज पर डिपेंड कर रहा था, ये dq था। इस वाले केस में dq और x डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि x चार्ज होगा तो फिर यहां पर पहुंच जाएगा और चार्ज तो कुछ अलग फोर्स लगेगा। लेकिन अब देखो ना, ये x यहां पर है तो इससे कुछ लेना देना नहीं है ना dq का। ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही तो आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। तो इसको इसका जो हमने फ्रेम बनाया था, मतलब फोर्स का जो एग्जांपल किया था, उसमें ऐसे लिखा था k, लेट्स से दिस इज कैपिटल Q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि x दूरी पर है। तो ये जो डी क्यू था इसको हमने x के टर्म्स में क्यों लिखा था? तो वो कुछ इसलिए लिखा था कि भाई लेट्स से दिस एंटायर चार्जेस स्मॉल क्यू, सो स्मॉल क्यू लेंथ l में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट लेंथ में q बाय एल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो dx यूनिट लेंथ में dq बाय q बाय एल इंटू dx डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज dq। ये बात समझ में आ रही है? इधर पे तो x कुछ और ही है, कोई ऐसे ऐसे थोड़ी है x तो इधर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अभी हम x को कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के कि इस x और इस dq में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर इस x, इस dq और इस dq और इस dx में क्या रिलेशन है? था रिलेशन। क्यों? क्योंकि x के साथ वेरी कर रहा था, चार्ज x के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहां पे कोई x के अराउंड थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए x को यहां पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उस एक्सप्रेशन के लिए। तो अगर उसको कॉन्सेंट्रेट किया हमने, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी 2k, बाहर निकालो सब, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन क्या बचा यहां पे? dq। अच्छा, लिमिट्स, अब लिमिट्स तो हमने थीटा की लिखी थी यहां पर, ये जो लिमिट्स हैं ये तो थीटा की लिखी थी, लेकिन अब इंटीग्रेशन तो q का हो रहा है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं लिमिट्स को कि यहां से यहां तक कितना चार्ज है। यहां से यहां तक q/2 चार्ज है, क्योंकि एंटायर चार्ज वॉज कैपिटल Q। तो लिमिट्स क्या होंगी? 0 से लेके q/2। थीटा की लिमिट्स तो रखेंगे नहीं, वेरिएबल क्या है वहां पे? dq। सो 0 से लेके q/2। क्या ये समझ में आ रहा है? एक बार तेजी से फिर करेंगे इसको, अभी क्या बहुत स्लोली स्लोली कर रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो 2kx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहां पर dq का इंटीग्रल q ही होता है, लिमिट्स रखेंगे तो q/2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा यहां पर? q/2। तो एक 2 से 2 घट गया, सो दैट इज kqx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन आ गया। ये आ रहा है समझ में? इसको नोट करो पहले अच्छे से।
तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, दिस इज इन आवर सिलेबस। इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद रखना है। मिटा दूं ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। अच्छा, अगर x 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब है? x 0 हो जाए इसका क्या मतलब है? सेंटर, है ना। एक्सिस सेंटर पे कंसीडर कर लिया हमने। तो देखो इसमें 0 रखो, 0 आना चाहिए। तो अगर x की 0 रखोगे तो देखो 0 आ जाएगा। तो E एट सेंटर इज 0। तो जो हमने इंट्यूटिवली सोचा था कि 0 होना चाहिए सेंटर पे, वो मैथमेटिकली भी आ रहा है इस एक्सप्रेशन से। अच्छा, अगर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर, तो अगर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर क्या होगा? 0 होना चाहिए। क्यों? इनफाइनाइट है ऊपर, बट नीचे इनफाइनाइट का क्यूब है, तो एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट नीचे है एज कंपेयर टू छोटा इनफाइनाइट ऊपर है, तो 0 हो जाएगा। तो अगेन E इंफिनिटी पे 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालें? मतलब कि 0 पे भी 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है, इसका मतलब बढ़ के उतर रहा है। तो वो जो बढ़ रहा है वो मैक्सिमम पहुंच रहा है कहीं पे, वो मैक्सिमम कैसे निकालें? मतलब कुछ भी रैंडम रख रख के निकालें या कुछ मैथमेटिकल टूल है अपने पास इसको सॉल्व करने के लिए? इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते। ये बात समझ में आ रही है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह लिख लो इसको कि फाइंड द पॉइंट एट विच फील्ड इज मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम फील्ड। फाइंड द पॉइंट at which the field is maximum, also find the maximum field. So for E maximum, dE by dx must be 0, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, यानी इस चीज का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखो ऐसे कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली? क्योंकि ये थोड़ा सा हाइब्रिड फंक्शन है। न्यूमरेटर में तो लीनियर है, लेकिन डिनोमिनेटर में पावर 3/2 है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का। लेट्स से एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के टर्म्स में। तो कैसे करते हैं? पहले u का डिफरेंशिएशन, सो दैट इज du by dx, और v एज इट इज, तो v एज इट इज। फिर माइनस v का डिफरेंशिएशन dv by dx, और फिर u एज इट इज, एंड होल डिवाइडेड बाय जो भी न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट चीजों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, कांस्टेंट चीजों की। तो कांस्टेंट चीजों को तो बाहर रख देंगे, k क्यू कांस्टेंट है। तो u क्या है यहां पर? u है x एंड दिस इज v। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब लिखते हैं इसको। तो dE by dx निकालना है हमें। तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दो सबसे पहले, k और कैपिटल Q। सो k और कैपिटल Q आ गया बाहर। अब क्या करें? डिफरेंशिएशन सबसे पहले u का। तो u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1,
एंड डिनोमिनेटर में जो भी है वो एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस इस चीज का एज इट इज और इस चीज का डिफरेंशिएशन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो पावर 3/2 है, तो 3/2 और जो भी है वो लिखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो भी पावर थी वो एक कम हो जाएगी, तो 3/2 - 1। अभी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो 2x प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो तो 0 ही होगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और ये चीज होनी चाहिए 0। क्यों होनी चाहिए 0? क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये चीज 0 होनी चाहिए तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर यानी कि ये तो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, ये न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, यानी कि दिस थिंग मस्ट बी इक्वल्स टू दिस थिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसको दोबारा ना लिखते हुए, ये 0 उस तरफ चला गया ऐसा मान लो, ये उस तरफ चला गया ऐसा मान लो, और जब ये वाली चीज राइट हैंड साइड जाएगी तो इक्वल टू यहां लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड दिस इज 3x/2। और ये जो चीज लिखी हुई है, अच्छा एक और x है यहाँ, है ना, एक 2 से 2 कट गया, और एक और x है तो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 - 1 दैट इज हाफ। तो ये वाली चीज जब इधर आएगी तो 3/2 में से एक पावर चली जाएगी, 3/2 - 1 इज 3/2 - 1/2 इज 1, तो यहां पे जस्ट 1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है, अब सॉल्व करो। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2, ठीक है। एक बार अच्छे से यहां पे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया अपना r²/2, तो अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2। ये बात समझ में आ रही है? क्यों अक्षत, तुम संजय दत्त लग रहे हो, संजू के इंटरवल से पहले वाले। नींद आ रही है क्या? ये समझ में आया क्या चल रहा है? अरे ब्रॉड सोचो, ये सब कैलकुलेशन तो जब तुम करोगे तब आई जाएगी। ब्रॉड सोचो क्या किया हमने, है ना, इंटीग्रेशन कैसे किया। तो लिख लो इसको एक बार, लिख लिया। तो अब हम समझ गए कि ये वो जो x पे मैक्सिमा हो रहा था वो r/√2 के बराबर है, और तो ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो ग्राफ तुम्हारी नोटबुक में तो बना ही है, उस पे कुछ मार्क करो। ये वाली वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू r/√2, और ये वाली वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस r/√2, ठीक है। ई मैक्सिमम का क्या होगा, जब x की जगह हम r/√2 रख देंगे तो वो निकाल ही लेते हैं। ई का एक्सप्रेशन क्या था, KQX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि याद करना है हमें इसको। तो मैक्सिमा के लिए क्या करना है, x इज इक्वल्स टू r/√2 सब्स्टिट्यूट करना है,
तो ई मैक्स विल बी के क्यूब आर बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के क्यू आर और यहाँ पे 3r स्क्वायर बाय 2, 3r स्क्वायर बाय 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, लिख ही देते हैं अच्छे से, एक रूट 2 भी है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 3r स्क्वायर बाय 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो गया के क्यू आर, रूट 2 तो यहीं पर, और ये 3 का पावर 3/2 और 2 का पावर 3/2। तो देखना 3 का पावर जब 3/2 करेंगे तो 3 की पावर 1/2 करेंगे तो रूट 3 आएगा, रूट 3 का क्यूब करना है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो 3 रूट 3, तो दिस इज 3 रूट 3। सिमिलरली ये क्या होगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। अच्छा, जो अंदर है आर स्क्वायर, उसकी पावर जब हाफ करेंगे तो आर बचेगा और क्यूब कर देंगे तो आर क्यूब बचेगा। सो फाइनली रूट 2 से रूट 2 कट गया और 2 ऊपर आ गया, सो दैट इज 2 के, एक आर क्यूब से आर कट गया तो आर स्क्वायर नीचे बचेगा, 2 के क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां क्या बचा 3 रूट 3। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 2k क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। इस वैल्यू को रटना नहीं है, बट पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। ये आसान है रटने के लिए कि x इक्वल्स टू आर बाय रूट 2 पर हो जाता है। तो एक होमवर्क है इसी से रिलेटेड कि ये जो भी हमने डेराइव किया इसको तुम्हें डेराइव करना है। तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग जिसका चार्ज Q है और रेडियस R है, एंड ड्रॉ द ग्राफ एज वेल। और ये कल बोर्ड पे सॉल्व करना है तुम्हें। तो इसको 3 भागों में कर लेते हैं, नहीं 3 भाग नहीं, डेरिवेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, मिटाया जाए। अब देखो ये रिंग है, वही रिंग है, इसका चार्ज Q है और रेडियस R है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होती है 0, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एक छोटा सा चार्ज यहां पे लाके रख दूं तो वो किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो कहां जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। व्हाट इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो वापस आएगा।
ठीक है। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ पर तो वापस, और अदर वे राउंड ऑल्सो कि अगर ये नेगेटिव होता और यहाँ पे पॉजिटिव रख देते तब भी वापस आता। तो एक केस ले रहे हैं, बाकी दूसरा केस तो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो अगर इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो एसएचएम करेगा, ठीक है। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है हमें। नहीं तो दूसरी तरफ जब अगर इस तरफ पहुंचा हो तो फिर वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। देखो ऐसे देखो, ये नेगेटिव चार्ज है ना, पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो नहीं, क्या माना हमने, पॉजिटिव माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है ये मैं मार्क कर रहा हूँ एक्सिस में, इस तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ से इस तरफ। तो अब जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स किधर लगेगा, अगर वो इधर जाएगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और अगर इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो इसलिए वो रिस्टोर करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर वो ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अपन बहुत ही आसानी से। कैसे, अगर लेग से इस चार्ज की वैल्यू है -q, तो फोर्स ऑन दैट चार्ज इज q इंटू ई। रिस्टोरिंग जो फोर्स होगा वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमने देखा, तो क्या, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये एसएचएम जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्टली एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसका मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स के प्रोपोर्शनल देख सकते हैं इसे हम, है ना, कि इफ एक्स इज वेरी मच लेस देन आर, अगर x बहुत छोटा है रेडियस के कंपैरिजन में, तो ये टर्म ड्रॉप आउट हो जाएगी और फिर ये केवल x के प्रोपोर्शनल बचेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी मच लेस देन आर स्क्वायर। सो इन दैट केस रिस्टोरिंग फोर्स इज KQQ x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो नीचे बच जाएगा R3। ये बात समझ में आ रही है। तो F इज इक्वल टू के एक्स, है ना, K मतलब वो एसएचएम का कांस्टेंट, तो वो ये है। तो टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, अगर इसका मास m होता इस पार्टिकल का, तो टाइम पीरियड हो जाता 2π√m/k, m/k, k इज दिस थिंग, k QQ by R3। तो ये आसान सी चीज है ना, मिक्स हो गए बस दो कॉन्सेप्ट्स। तो लिख लो इसमें ये पॉइंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ एन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर along the axis of ring, motion is SHM, motion is SHM, motion is SHM, motion is SHM, where restoring force is this, and time period is this. इस रिंग पर जो चार्ज Q था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो तुम अपने कॉमन सेंस से एक बात को एंटिसिपेट करके बताओ कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेंथ वाइज है, एरिया वाइज है, या वॉल्यूम वाइज है। अगर ये रिंग है बहुत पतली सी, तो ये चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
या वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया वाइज। तो अब सोचो इस बात को, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यानी कि ये डिस्क हो जाती फिर तो। अभी तो इसकी केवल पेरीफेरी पर है। ये बात समझ में आ रही है? जस्ट इमेजिन करो मेरे हाथ में एक ऐसी लीनियर वायर है, उसको मैंने गोल करके सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज? लेंथ वाइज है ना, एक ही डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अगर कोई पूछे बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज इज क्यू डिवाइडेड बाय जितनी भी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। तो कभी कभी सिचुएशंस में चार्ज और रेडियस ना देने की बजाय वो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही दे देते हैं। ये बात समझ में आ रही? तो उस लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं ये टोटल कितना चार्ज है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है। इट इज नॉट सर्कुलर दिस टाइम बट सेमी सर्कुलर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर। तो हमें बताना है कि इस सेमी सर्कल के रेडियस पर, नॉट रेडियस, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ये बताना है। तो बताओ जरा, पहले तो इंट्यूटिवली सोच के डायरेक्शन सोचोगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे चार्ज पॉजिटिव है क्यू, और नेगेटिव हुआ तो अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए सोच लो, नेगेटिव के लिए तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको सोच पा रहे हो, नीचे होगा। क्यों होगा नीचे? क्योंकि लेट से हम तो एक पॉइंट के लिए जानते हैं, जो भी जानते हैं, तो लेट से एक पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पर, इसकी वजह से चार्ज इस तरफ होगा, और इसके काउंटर में अगर ये सिमेट्री ऑफ, अगर इस सेमी सर्कल को देखा जाए तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का ही, तो इस पॉइंट के काउंटर पॉइंट यहां पर होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरफ। तो इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट जाएगा और नीचे की साइड आ जाएगा। ऐसे ही लेट से यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस तरफ, और इसका काउंटर पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट यहाँ पर होगा, उसकी वजह से इस तरफ। तो इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट है वो नीचे आ रहा है। तो हर काउंटर पॉइंट्स, हर सेट ऑफ काउंटर पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड आएगी। तो ये तो समझ गए, जो भी आंसर आएगा वो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। ये तो हम अपने इंट्यूशन से समझ गए। चार्ज पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो फिर ऊपर की साइड आता। अब हमारा मकसद है कि इस ई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। तो अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, डिफरेंशियल एलिमेंट अज्यूम करो और कोशिश करो सॉल्व करने की, कि यहां पर क्या डिफरेंशियल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे और क्या होगा। हाँ, एक पार्टिकल पकड़ लिया हमने और उसके लिए एक डीई निकाल लिया, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो डीई आई है इसके लिए वेरिएबल थीटा मान लिया कि लेट से थीटा एंगल पर है कहीं से भी, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री से चाहे इधर से, उस थीटा को वेरी करा के कर दिया कि भाई कैसे नेट ई आएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो लेट से ये हमारा एक पॉइंट पकड़ लिया हमने जिसका चार्ज है डी क्यू, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर है। कितनी दूर होगा ये सेंटर से? आर दूरी पर, क्योंकि रेडियस आर है। तो इसकी वजह से पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, उसको बोल दिया डीई। अच्छा, लेट से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो इसका काउंटर पॉइंट भी पकड़ लेते हैं। इसका काउंटर पॉइंट यहां पर होगा, वो भी डी क्यू होगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डीई होगी। और इन दोनों काउंटर सेट ऑफ काउंटर पॉइंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी
वो नीचे की साइड आएगी, वो कितनी होगी, इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, एक की वजह से डी कॉस थीटा, दूसरी की वजह से भी डी कॉस थीटा, सो ओवरऑल 2 डी कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? अब फोकस करो यहां पे, ये 2d cos थीटा हो गया। अब इस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है, तो अगर इस चीज को इंटीग्रेट करना है तो थीटा वेरी हो रहा है, कहां से कहां तक वेरी कराएंगे उसको, 0 से लेके, थीटा शुरू कहां से हो रहा है, थीटा शुरू यहां से हो रहा है, देखो दिस इज 0 थीटा, दिस इज 90 डिग्री थीटा, तो थीटा को वेरी कहां से कहां तक कराएं, 0 से लेके 90 तक कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कंसीडर कर लिया। अगर इसको कंसीडर नहीं करते तो फिर हमें यहां से लेके यहां तक वेरी कराना पड़ता। अब वेरिएशन कहां से होगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो कुल मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा, और वेरिएशन थीटा का देख रहे हैं हम यहां पे कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक, यानी कि 90 डिग्री। अब दिक्कत आ गई फिर से, क्या दिक्कत आ गई कि ये डी है और ये cos थीटा है, cos थीटा वेरिएबल है यहाँ तो जैसे पिछली बार तो cos थीटा कांस्टेंट था, यहाँ तो वेरिएबल है, और डी की वैल्यू लिख देते हैं, डी इज डी क्यू, दैट इज के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डी की वैल्यू लिख देते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के और आर तो कांस्टेंट है, cos थीटा और डी क्यू में कुछ रिलेशन चाहिए रहेगा, तो जो वेरी हो रहा है थीटा यहां पर, उसका डिफरेंशियल एलिमेंट डी थीटा खोजना पड़ेगा कि वो डी थीटा कहां पर है। तो अगर थीटा ये है तो थीटा में जो छोटा सा चेंज आया है वही डी थीटा होगा, सो दिस इज डी थीटा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब वो एग्जैगरेट करके बना दिया चाहे ताकि दिख जाए अच्छे से, बहुत छोटा सा होगा वो डी थीटा, और उसी पर ये डी क्यू चार्ज रखा होगा, उसी डी थीटा को कवर करने वाला चार्ज डी क्यू होगा, ठीक है। तो अब हम इस डी थीटा के टर्म्स में डी क्यू लिखना चाहते हैं, तो देखो अगर ये डी थीटा है तो ये वाली आर्क लेंथ कितनी होगी, ये वाली आर्क लेंथ होगी आर इंटू डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा लेंथ में जितना भी चार्ज है वही डी क्यू है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से हम डी क्यू लिखते हैं, लैम्डा तो पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए वही है, इतने चार्ज के लिए चार्ज क्या है, डी क्यू, डी क्यू, और जितनी लेंथ में है वो लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। यहां पर क्या हो गया, आर डी थीटा, तो यहां से डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू हो गया लैम्डा आर डी थीटा। क्या यही बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, तो अब इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, तो क्या होगा, डी क्यू इज नाउ कन्वर्टेड टू डी थीटा, और पूरी इंटीग्रल इक्वेशन पहुंच चुकी है एक ही वेरिएबल में, दैट इज थीटा। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास 0 से पाई, नॉट सॉरी 0 से π/2, कांस्टेंट बाहर कर लो 2k/r स्क्वायर, तो 2k/r स्क्वायर, अंदर क्या बचा, cos थीटा लिखो, और फिर डी क्यू इज लैम्डा आर डी थीटा, तो लैम्डा भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, और क्या बचा, डी थीटा। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, एक आर से एक आर भी कट गया, सो दिस इज 2k लैम्डा बाय आर, और cos थीटा डी थीटा इज cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके π/2, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2k लैम्डा बाय आर, एंड दिस इज, माइनस बाहर ले लो है ना, कांस्टेंट है ये भी, तो माइनस बाहर ले लिया, फिर साइन π/2 इज 1 माइनस साइन 0 दैट इज 0, ठीक। cos थीटा का माइनस साइन थीटा नहीं होता, साइन थीटा होता है,
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, तो माइनस नहीं आएगा ये, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा सब, प्लस. So what's that? That is 2k lambda by r. This is the answer. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे साइड होगी और कितनी होगी 2k lambda by r. नोट करो इसे. तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि वैसे तो हम जानते केवल पॉइंट चार्ज की वजह से ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन और ऐसे टूल्स लगा के. अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर एक चेंज होता तो बस तुम मुझे अप्रोच बताना, फाइनल आंसर की कोई टेंशन नहीं है, बस अप्रोच बताना कि क्या अंतर होता. तो लेट्स से ये सेमी सर्कुलर रिंग ना होके क्वार्टर सर्कुलर रिंग होती और इसका सेंटर ऑफ कोर्स यहां पे कहीं पे होता, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती? स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले डायरेक्शन सोचते हैं. तो सब कैसे सोचा था वहां पे डायरेक्शन? वहां पे सोचा था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींचो और उसके अलावा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? वो कुछ ऐसी होगी. तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस तरफ. तो ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अब थीटा हम कहां से लेते? उस क्वेश्चन में यहां से थीटा लेना शुरू किया था और यहां तक वेरी कराया था. यहां पे थीटा यहां से शुरू करते और यहां तक वेरी कराते, तो कितना हो जाता? 45 डिग्री, पाई बाय 4. तो इसका मतलब यहां तक तो एग्जैक्टली सेम रहता, बस लिमिट्स में अंतर आता 0 से लेके पाई बाय 4. तो अगर इसको लिख लें अपन तो आंसर क्या होगा? इस E का आंसर क्या होगा? इस E का आंसर होगा 2k लैम्डा बाय r और साइन थीटा लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 45 डिग्री. सो दैट इज 2k लैम्डा बाय r और साइन 1/√2. अरे बस हो. अच्छा, कोई रैंडम थीटा होता, मतलब कि जैसे ये तो क्वार्टर सर्कल हो गई, अब हमें पता नहीं क्या पार्ट ऑफ सर्कल, बट द एंगल इज अल्फा. तो फिर लिमिट्स कहां से कहां लगाते? मतलब कुछ ऐसा होता, ठीक है, हमें पता नहीं कितना है बट कुछ ऐसा है, एंड दिस एंगल इज अल्फा. अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींचते, उसके अलोंग ई आता, ठीक है, और कैसे लिखते? 2k लैम्डा बाय r और यहाँ पे साइन थीटा लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके अल्फा बाई 2. तो 0 से लेके अल्फा बाई 2, 0 से लेके अल्फा बाई 2. तो क्या हो जाता है ये? 2k लैम्डा बाय r साइन अल्फा बाई 2. ठीक है, तो नोट करो इसको. तो ये एक मोस्ट जनरल फॉर्मूला है सब चीज को कवर करने के लिए. ठीक है, तो ये रिंग की बात हो गई.
अच्छा, एक मैं ऑफ द टॉपिक चीज़ बताता हूँ जो हमें याद रखनी चाहिए कि हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। नॉर्मली हमारे जनरल जब जो भी एग्जांपल्स के थ्रू हम एक्सपोज होते हैं तो उसमें कैसे देखें कि वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें दो डायमेंशन नेग्लिजिबल होते हैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड जो है, ये जो रॉड है इसको वन डायमेंशन कह सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि बाकी दो डायमेंशन बहुत छोटे हैं लेंथ के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ रही है? सो टू डायमेंशंस आर, टू ऑफ द डायमेंशंस आर negligible as compared to one. ठीक है। 2D में, 2D यानी कि दो डायमेंशंस थोड़े सिग्निफिकेंट हो लेकिन एक डायमेंशन उन दो के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल हो। जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड के दो डायमेंशंस काफी बड़े बड़े हैं, तीसरा डायमेंशन जो है थिकनेस, ये बहुत छोटा है उन दो के कंपैरेटिवली, इसलिए हम इसको टू डायमेंशन कह सकते हैं। तो हेयर वन ऑफ द डायमेंशन, one of the dimensions is negligible as compared to the other three, other two. And 3D object जिसमें कोई भी negligible नहीं है, none of the dimension is negligible as compared to any, ठीक है। तो ये डस्टर बताओ इस डेफिनेशन के अनुसार कि ये 1D है, 2D है या 3D है? 3D है ना, तीनों डायमेंशन सिग्निफिकेंट है। ये पेज 2D है ना, तो ये हमें जजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर वन डायमेंशन है तो या तो जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा लीनियरली या मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का या लीनियर मास डेंसिटी का ना, तो लीनियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर सरफेस डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। सो लीनियर, अभी पर्टिकुलरली चार्ज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने समझा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ क्यों? क्योंकि लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। सो दैट इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहां पर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, और थ्री डायमेंशन में चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हेयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको जनरली हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट्स दैट, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Imagine we have a semicircular ring. This is x-axis, this is y-axis, and the axis which is perpendicular to the plane is z-axis. तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया. Z-axis is coming out of the plane. इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस r है. ठीक है. तो लिखो उसमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the z-axis, at a point on the z-axis which is at a distance z, which is at a distance z, which is at a distance z from the center, from the center on positive z-axis, on positive z-axis. हाँ. 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 और क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल. क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? ये कहना चाहता है कि हमने क्या किया था, जब पूरी रिंग थी तो एक्सिस पे कैसे निकाला था. एक्सिस पे कुछ इस तरीके से निकाला था. एक पॉइंट पकड़ लिया था और इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे डी निकाला था, इसके करस्पॉन्डिंग, और फिर इंटीग्रेट कर दिया था डी क्यू को मान के, और लिमिट्स ले ली थी 0 से लेके पाई तक. तो अब यहाँ तो आधी रिंग है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन आधी रिंग है ही नहीं, तो दूसरे को नहीं लेते अपन, केवल एक को लेते हैं. इस एंगल को थीटा मानते हैं और ये वेरिएशन जो है वो 0 से पाई तक ले लेते हैं, केवल एक डी लेके. और यहाँ काटने वाला कोई नहीं है ना, तो इस डायरेक्शन में भी आएगा और इस डायरेक्शन में भी आएगा. ये बात समझ में आ रही? दोनों डायरेक्शन. ऐसा ये कह रहा है. सही कह रहा है, मतलब सही है कि मैं यही कह रहा हूँ. तो सोचो और अपना अपना सोचो सब. तो इसमें क्या क्या दिक्कत जा सकती है इस अप्रोच में. मतलब इसमें एक पोटेंशियल तकलीफ ये जा सकती है कि वहां तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा था तो कैंसिल आउट हो जा रहा था, तो अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी हो रहा था कि 2d cos थीटा लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और बाकी अपने आप उसने काउंटर कर लिया कि दो काउंटर वाले एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेकिन अब ये वाले थोड़ा इधर लाएंगे, ये दो वाले थोड़ा और इधर लाएंगे, मतलब कहीं कहीं भी जाएगा वो एक ही डायरेक्शन में. तो अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे? और सोचो.
और कोई आसान तरीका? अच्छा, इसका मैं एक हिंट देता हूँ, तुम और सोच के इसको सॉल्व करना, होमवर्क है ये। कि मान लो सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है ये, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, लेट्स से थीटा मैंने यहाँ से मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r cos थीटा x एक्सिस में, y एक्सिस में r sin थीटा, और z एक्सिस में 0, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है तो 0। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के मतलब कि हमें जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां से दूरी क्या है? यहां से दूरी है z, तो क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स? के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, z। अच्छा, इसमें वेरी क्या कर रहा है? थीटा वेरी कर रहा है जैसे, तो इसकी वजह से यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेट्स से इसका चार्ज क्या है? dq, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख दें? आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखें? के डी क्यू बाय, मतलब कैसे आई कैप, जे कैप, के कैप के तीनों के टर्म्स में कैसे लिखें? तो फाइनल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिखते हैं ना, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ या एक्स क्यूब, और यहाँ पर एक्स वेक्टर, तो के डी क्यू यहाँ पे क्या? एक्स वेक्टर लिख दें, एक्स वेक्टर ये फाइनल है, तो दिस माइनस दैट, सो दैट इज माइनस r cos थीटा आई कैप, फिर दिस माइनस दैट यानी कि माइनस r sin थीटा जे कैप, फिर दिस z माइनस 0, तो प्लस z डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब यानी कि 0 माइनस r cos थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया अपना r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर, इसका अंडर रूट है ना, और उसका भी क्यूब, सो पावर कितनी? 3/2। तो ये आंसर हो गया अपना। बट अब लेकिन इसमें क्या नहीं पता हमें? ये डी क्यू नहीं पता, तो डी क्यू कैसे निकाले? चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, इसकी लेंथ पता चल जाए तो वो पता चल जाएगी। इफ दिस इज थीटा, छोटा सा जो इसमें इजाफा है दैट इज डी थीटा, सो व्हाट इज दिस? द लेंथ इज आर डी थीटा, सो दिस इज डी क्यू इज लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो लैम्डा की जगह डी क्यू की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है। अच्छा, अब आई कैप, जे कैप और के कैप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। तो आई कैप का कंपोनेंट उठाओ, क्या आएगा उसमें? कांस्टेंट तो वही रहेगा, आर कॉस थीटा डी थीटा, और वो इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके पाई, 0 से लेके इधर तो कुछ अपन ने वो देखा नहीं काउंटर वाउंटर, यहां तो शुरू हो गए वेक्टोरिकली करना। सो लिमिट्स क्या रहेंगी थीटा की? 0 से लेके पाई तक। ठीक है। अच्छा, फिर सिमिलरली ये उठाओ। अच्छा, इंटीग्रेशन आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीचे जो बन रहा है ना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन निकल के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो जेड इंडिपेंडेंट हो जाएगा वेरिएबल से, है ना। ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? वेरिएबल पार्ट क्या है? थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, थीटा गया, केवल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 बचा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी वजह से। डिनोमिनेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, तो ये कॉस थीटा डी थीटा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, और जेड डी थीटा तो हो ही जाएगा। जेड डी थीटा का क्या होगा? चलो कर ही लेते हैं, खत्म ही करते हैं। तो तीनों पार्ट अब मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं यहां पे। तो जो x पार्ट है Ex, व्हाट दैट विल बी? दैट इज लैम्डा के आर डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट पार्ट हो गया। वेरिएबल पार्ट माइनस है एक, माइनस को यहाँ लगा दो, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस लैम्डा के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके पाई। अच्छा साइन पाई 0 होता है, तो मतलब ये इफेक्टिवली ये पूरी चीज क्या बनने वाली है, 0। साइन 180 डिग्री 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो ई एक्स तो 0 हो गया। ठीक है। अच्छा ई वाई में ये वाली चीज तो वही रहेगी। ठीक है। सो माइनस लैम्डा के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 और यहां पर आएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो कि होता है माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा, माइनस इधर एडजस्ट कर दिया, कॉस थीटा लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके पाई। कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 होता है 1, तो -1 -1 -2, तो दिस इज -2 के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये ई वाई हो जाएगा। अब फाइनली बचा ई जेड। ई जेड कॉन्स्टेंट तो वही रहेगा, लैम्डा के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 और जेड, ये जेड और डी थीटा, वेरिएबल जस्ट डी थीटा है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके पाई। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा पाई -0, दैट इज पाई इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा पाई लैम्डा के आर जेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। So this I cap, this J cap and this K cap, this will be the answer. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ऐसे वेक्टोरिकली वहां क्यों नहीं किया जब रिंग का कर रहे थे? तो वो आसान पड़ जाता है, ये बहुत लंबा सा है मैथमेटिकल, वहां पे विजुअलाइजेशन से हो गया। यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, इस वजह से मैथमेटिक्स लगा लिया। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। और होमवर्क जो मैंने दिया है वो तो है ही, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाना आप, क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, रिंग से पर्टिकुलरली रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।